हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसमें? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ही हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखा था। और मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क छोड़ के गई थी कि आपको वेलोसिटी का तो मैंने निकलवा दिया था, है ना। आगे जा कर के आपको निकालना था एक्सेलरेशन और फोर्स का। ठीक है, देखो ये हमें मिल गया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों फ्रेम्स में जो है वो इक्वल आता है, यानी कि डी डैश इज इक्वल टू डी मिलती है हमें। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन की गैलीलियन रूपांतरण समीकरण आती है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, है ना, कि निकालिए कि विस्थापन की गैलीलियन रूपांतरण समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना, ये व्युत्पन्न कीजिए, है ना। इंग्लिश में आएगा डिराइव दी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। ओके, अब है ना, हमने वेलोसिटी का कर लिया था। वेलोसिटी का किससे मिलेगा? पोजीशन से। हम ये निकाल चुके हैं पोजीशन की गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, है ना। इसको मैंने एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया था और मैंने आपको बोला था कि ये कैपिटल वी कर लेना, है ना। जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से फ्रेम मूव कर रहा है ना उसको कैपिटल ही मानेंगे अपन अब हमेशा के लिए, ठीक है। चलो, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी कर देती हूँ, हालांकि कर लिया होगा आप लोगों ने। सिंपल ये सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, पहले भी कर चुके हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब आपकी ये चल रही है फिजिक्स, फर्स्ट यूनिट चल रही है आपकी, ठीक है। डिफरेंशिएट कीजिए डी वी डैश बाई डी टी, डी वी बाई डी टी माइनस डी कैपिटल वी बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, ठीक है। तो ये तो क्या बन गया? ए डैश, ये क्या बन गया? ए, और ये क्या बन गया? 0। क्यों? सिंस डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने कहा तो था कि जो दूसरा फ्रेम है एस डैश वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो क्या मिल गया मुझे? ए डैश इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कहलाती है? दिस इज इक्वेशन नंबर 6। दिस इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण की गैलीलियन रूपांतरण समीकरण ये कहलाती है। समझ में आ गई? अब ये देख रहे हैं हम दोनों फ्रेम्स में इक्वल आएगी, है ना, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू किसके आएगा? ए के। अब फोर्स की निकाल लो, ठीक है। फोर्थ तक हो गया हमारा। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ फोर्स, यानी कि बल की रूपांतरण समीकरण, है ना। वो कैसे निकलेगी? कुछ भी नहीं है भाई, उसमें बल क्या होता है? F इज इक्वल्स टू एम में ही तो होता है। अगर हमें त्वरण की पता है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो बल की निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मास से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, अरे सर्दी में इसको भी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 6, खत्म हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय मास स्मॉल एम, ठीक है। मास से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड ही करेंगे, है ना। एम ए डैश इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। एम ए डैश मतलब ये क्या बन गया? एफ डैश। एफ डैश इज इक्वल्स टू किसके बन गया? एफ के। इसका मतलब बल की रूपांतरण समीकरण जो है ये आ गई। तो हम कहेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ फोर्स। दिस इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ फोर्स। वो कौन सी थी? एक्सेलरेशन की थी। इसको डाल दो 7, ठीक है। इतना ही है, ऐसा कुछ नहीं है आगे इसमें। तो केवल हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमने पोजीशन की निकाल ली थी पहले तो, कि पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आती है? आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी। उसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी की आ गई। वेलोसिटी वाले को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन की आ गई। एक्सेलरेशन वाले को दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई किया, फोर्स की आ गई, ठीक है। तो चीज़ें लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। रट्टा नहीं मारना, अपन को चीज़ें समझनी है। और डिस्प्लेसमेंट वाले में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होता है, तो आपको पता है ना, कॉमन सेंस की बात है कि 2 पॉइंट एग्जिस्ट करने चाहिए, है ना। तो हमने देख लिया था कि दोनों निर्देश तंत्रों में जो डी डैश एस डैश, डी डैश क्या है? एस डैश निर्देश तंत्र में विस्थापन, और एस क्या है? डी क्या है? एस निर्देश तंत्र में विस्थापन, और दोनों क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गई है विस्थापन की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, विस्थापन की पूछी जाती
है ना। और उसमें से जो हमने पोजीशन की पूछी थी ना, की थी दो के लिए, दो केसेस के लिए, संपाती है और जब संपाती नहीं है, यानी कि कोइंसिडेंट है दोनों फ्रेम और कोइंसिडेंट नहीं है, वो भी पूछी जाती है। तो जनरली इंपॉर्टेंट तो यही है, ये नाम से ही पूछी जाती है पर्टिकुलर इसमें। अब इसमें वो मेंशन कर सकता है कि इसके साथ वेग की भी निकालो या एक्सेलरेशन की भी निकालो, ठीक है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या क्या निकाल चुके, पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल चुके दोनों केसेस के लिए, यानी कि जब संपाती है और जब संपाती नहीं है, दोनों के लिए निकाल चुके। फिर हमने विस्थापन की निकाली, है ना, डिस्प्लेसमेंट की, उसको डिफ्रेंशिएट करके, है ना। फिर हमने आगे किसकी निकाली, वेलोसिटी की निकाली, फिर किसकी निकाली, एक्सेलरेशन की निकाली, और एक्सेलरेशन के बाद किसकी निकाली, फोर्स की निकाली। समझ में आ गई। आगे देखो, अब किसका कंजर्वेशन देखते हैं। ये जो हमारा चल रहा है ना, ये किस में चल रहा है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहा है, ठीक है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम 5 पॉइंट कर चुके हैं। 6th पॉइंट क्या आता है, वो आता है संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। नए पेज से करेंगे इसको, लॉ ऑफ कंजर्व, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जाता है एग्जाम में। दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एक पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि एक तो पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा का संरक्षण और एक पढ़ेंगे हम संवेग का संरक्षण। दोनों में से कोई सा भी एक पूछा ही जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में भी लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे मोमेंटम भी दो तरीके का होता है, एक तो लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम से मतलब है संवेग से। तो आपने रेखीय संवेग भी पढ़ा है, कोणीय संवेग भी पढ़ा है, तो हम बात कर रहे हैं रेखीय संवेग की, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जैसे कि हमने स्थिति के लिए देखा, विस्थापन के लिए देखा, त्वरण यानी एक्सेलरेशन के लिए देखा, फोर्स के लिए देखा, ठीक है, सबके लिए हमने देखा कि एस डैश निर्देश तंत्र में ये क्या होंगे और एस निर्देश तंत्र में क्या होंगे। तो एस डैश में जो ऑब्जर्वेशन है उसका एस के साथ जो मैंने रिलेशन बताया उसी को मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहा, ठीक है। अब तक हमने सारी निकाल ली, लेकिन इसमें ये और बताया है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जो गैलीलियन रूपांतरण है, उसमें संवेग भी संरक्षित रहता है, यानी कि संवेग संरक्षित रहता है मतलब बदलता नहीं है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जो संवेग है वो स्थिर रहता है, यानी कि एस डैश निर्देश तंत्र में जो संवेग होगा वो एस निर्देश तंत्र में संवेग के क्या होगा, बराबर। कंजर्वेशन का मतलब यही तो होता है जो चीज़ बदलती नहीं है, ठीक है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो क्या नाम से मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता, तो हम लिखेंगे इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन the linear momentum remains unchanged, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। समझ में आ गई। स्पेलिंग देख लेना, मैं बोल तो रही हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है भाई, इतना टाइम नहीं होता सजा सजा के लिखने का, है ना। थोड़ा कोऑपरेट करना आप लोग भी, क्योंकि वीडियो क्लासेस हैं, आप इसको कंपेयर मत करना कभी भी, फेस टू फेस क्लासेस से कंपेयर मत करना, क्योंकि यहाँ आपको चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट करनी ही पड़ती हैं, इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता, टीचर भी तो एडजस्ट कर रहा है ना, मैं भी तो एडजस्ट कर रही हूँ, मुझे भी फेस टू फेस पढ़ाने में मज़ा आता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब तो इन दिनों में हम क्या कर रहे हैं, टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि भाई हम टाइम भी कब तक बर्बाद करें, कोरोना तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। हालांकि अब चीज़ें रिकवर हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी अभी भी हमें प्रिकॉशंस तो रखने पड़ेंगे ना। तो अभी भी हम, ऐसा तो नहीं है कि स्कूल कॉलेज खोल के बैठ जाएंगे बिना किसी आदेश के, ठीक है। तो चीज़ें जो है हमें कॉपरेट करनी ही पड़ेंगी, तो आप लोग भी कीजिए, हम लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हम सिर्फ टाइम का यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि कुछ कर लें, कुछ पढ़ लें, कुछ समझ लें, ठीक है। और इसमें भी चीज़ें समझ में आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर से नीचे तक, इवन आईआईटी के बच्चे भी इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, तो बस ये है कि थोड़ा कॉपरेट करना, ये नहीं कि मैडम जल्दी जल्दी लिखती है, गंदा लिखती है। अब मीन में एक निकालने वाले तो हर अच्छी चीज़ में भी मीन में एक निकाल लेते हैं, देखो, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि गलतियाँ छांटने से अच्छा, मीन में एक छांटने से अच्छा ये है कि कुछ अच्छा देखो उसमें, ठीक है। आपका मेन फोकस होना चाहिए समझने के ऊपर। बाकी बोल में हिंदी में भी रही हूँ, इंग्लिश में भी रही हूँ, लिखवा इंग्लिश में रही हूँ, ठीक है, लेकिन इंग्लिश की जो भी लाइन लिखती हूँ उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, ठीक है। तो राइटिंग को लेकर के ये मत सोचना जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, टाइम को भी तो सेव करना है ना, वरना सजाने में ही टाइम चला जाएगा। चलो देखें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो गैलीलियन रूपांतरण है उसमें संवेग या रेखीय संवेग संरक्षित रहता है या बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है, रिमेन्स को अनचेंज मतलब परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, कंसीडर, फिर से वही दो फ्रेम,
ये पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारा। कंसीडर टू फ्रेम्स एस एंड एस डैश, दो निर्देश तंत्र मानेंगे एस एंड एस डैश, ठीक है। इन दोनों फ्रेम्स में मेरे पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो दीज टू, अच्छा, कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पे एक लाइन मेंशन करो इनर्शियल। अब इनर्शियल क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। इनर्शियल या जड़त्वीय निर्देश तंत्र, माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस और एस डैश है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे लेट टू पार्टिकल्स m1 एंड m2 आर इन एस फ्रेम। अभी मैं सिर्फ एस फ्रेम की बात कर रही हूँ, इन एस फ्रेम, ठीक है। दीज वेलोसिटीज आर, यानी कि ये दोनों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो क्या है, दीज वेलोसिटीज आर, वेलोसिटी में भी लिखना इनिशियल यानी कि प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटीज आर u1 एंड u2, ठीक है। आफ्टर कोलिजन यानी कि टक्कर के बाद, अभी बताऊंगी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज, या लिखो फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग v1 एंड v2। समझो मैंने क्या लिखा, माना दो निर्देश तंत्र एस और एस डैश है ना, ऐसे कंसिडर करो। मतलब ये इमेजिनरी डायग्राम बना रही हूँ, ऐसे कोई एग्जाम में इसको बनाना ज़रूरी नहीं है। इसमें दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये एस फ्रेम की बात कर रही हूँ, एस फ्रेम में दो कण हैं m1 और m2, ठीक है। इनके प्रारंभिक वेग कितने हैं u1 और u2। टक्कर आपने पढ़ी भी होगी, 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होगे आप टक्कर कोलिजन को, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग मैंने मान लिया इनके u1 u2 है, इनिशियली मूव कर रही है जिस वेलोसिटी से, वो कौन सी है, u1 और u2। दोनों में टक्कर हुई है ना। टक्कर के बाद इनकी जो वेलोसिटीज़ हो गई वो क्या हो गई आपकी, v1 और v2। सिर्फ इतनी सी बात कही, वेग थोड़ी बदलेंगे टक्कर के बाद, सॉरी टक्कर के बाद मास थोड़ी बदलेगा, टक्कर के बाद द्रव्यमान तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो टक्कर से पहले इनके द्रव्यमान m1 m2 है, बाद में भी m1 m2 है, लेकिन वेलोसिटी इनकी टक्कर से पहले u1 u2 है और टक्कर के बाद v1 v2 है। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन वेलोसिटीज आर v1 v2 एंड बिफोर कोलिजन, ठीक है, वेलोसिटीज आर u1 एंड u2। समझ में आ गई। तो एस फ्रेम में संवेग संरक्षण का नियम क्या कहेगा, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं लेट मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एस फ्रेम। इसका मतलब क्या है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर एस फ्रेम में हमने मान लिया कि लेट एस फ्रेम में जो संवेग है वो संरक्षित है, संवेग संरक्षित है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो माना कि एस निर्देश तंत्र में संवेग कैसा है, संरक्षित है। देयरफॉर टोटल मोमेंटम, मोमेंटम से मतलब लीनियर ही समझना, ठीक है। टोटल मोमेंटम इन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही तो संवेग संरक्षण है। यानी कि इसलिए टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब टक्कर से पहले का कुल संवेग कितना होगा, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2, ये तो कुल संवेग हो गया दोनों पार्टिकल्स का टक्कर से पहले। टक्कर के बाद कितना होगा, टक्कर के बाद होगा m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। ऑब्वियसली वेक्टर है भाई इनके ऊपर, ये लो कहीं नहीं लगाऊं तो लगा लिया करो, ठीक है। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2, ये किस में है, ये इन एस फ्रेम में, दोबारा लिख रही हूँ साइड में, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बताएंगे, ये तो सारी बात किस में हो गई, एस फ्रेम में, कि एस फ्रेम में दो कण थे, टक्कर से पहले उनके वेग u1 u2 थे, टक्कर के बाद उनके वेग v1 v2 हो गए, ठीक है। अब उस एस फ्रेम में मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज जस्ट इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि कुल संवेग टक्कर से पहले का टक्कर के बाद के बराबर है। तो आपको दिख रहा है टक्कर से पहले का कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 होगा, और टक्कर के बाद कितना होगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब जो एस डैश फ्रेम है वो एस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद एनी वेलोसिटी, विद v वेलोसिटी या कुछ भी मानेंगे अपन, और उसमें हमें सिद्ध करना है। तो एस में मान के चलेंगे कि हम संवेग संरक्षित है, और फिर हम एस डैश में सिद्ध करेंगे कि उसमें भी संवेग संरक्षित होगा। तो उससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि एक निर्देश तंत्र का संवेग दूसरे निर्देश तंत्र के संवेग के जस्ट इक्वल होता है। समझ में आ गए, और उसको अपन कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू।